स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व है। आप देखो, स्ट्रेस हमेशा आपको वाई एक्सिस में ड्रॉ करना होता है, तो ये आपने वाई एक्सिस में स्ट्रेस लिया हुआ है और एक्स एक्सिस में आपने स्ट्रेन लिया हुआ है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन में आप करते कैसे हो, तो किसी भी एक जो मटेरियल है उस मटेरियल के साथ, एक मटेरियल मतलब एक वायर, कोई भी मटेरियल जो जिस भी एलिमेंट की वायर बनी हुई है उस वायर की प्रॉपर्टी को हम लोग इसमें चेक करते हैं कि अगर आप उस पर कुछ लोड देते हो ना, तो वो लोड आपका कितना उसमें लोड दिया जाए और उसके कारण उस वायर की लेंथ में कितनी इंक्रीमेंट होगी, ये चीज़ यहाँ पे हम लोग इस ग्राफ के थ्रू समझेंगे। तो मान लो शुरू में आपने लोड दिया और लोड को जैसे जैसे आपने रिमूव किया, आपने लोड दिया उसके साथ रिमूव किया, लोड मतलब ये स्ट्रेस है, और जो वायर की लेंथ इंक्रीज कर रही है मतलब वो स्ट्रेन है ना। तो जैसे स्टार्टिंग में आपने उस वायर पे लोड दिया और उस वायर पे लोड देके उस वायर की लोड को रिमूव किया, तो उसकी लेंथ बढ़नी शुरू हुई, और हटाया तो फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गई। फिर लोड उससे ज़्यादा दिया, लेंथ बढ़ गई, और फिर हटाया फिर ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई। तो मतलब ये जो मैं यहाँ पे सिर्फ अभी एक पॉइंट ओ से ए तक की बात जैसे आप बता रहे थे, जिसको हम लोग प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं, है ना। सो ओ से ए तक, ओ से ए तक जिसको आप प्रोपोर्शनल लिमिट बोल रहे हो, ये जो प्रोपोर्शनल लिमिट है ना, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, यहाँ पे लीनियर आपको कर्व मिल रहा है, लीनियर लाइन मिल रही है आपको। तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग ओ से ए तक, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग ओ से ए तक स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, क्योंकि हुक्स लॉ तो यही बोलता है ना कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ओ से ए तक आपका ये फॉलो कर रहा है हुक्स लॉ, और लिमिट तो है ही इलास्टिक, प्रोपोर्शनल लिमिट है तो इलास्टिक प्रॉपर्टी यहाँ से ओ से ए तक है ही, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए the stress strain curve is a linear. We can clearly see that Hooke's law is obeyed from point O to A. अगर आप किसी भी हाल में O से A तक जो स्ट्रेट लाइन जा रहा है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेस के, तो इसमें क्या होता है, बॉडी में रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल डायमेंशन when the applied force is removed. यहाँ तक ये एक्चुअल में बॉडी अपने ओ से ए तक अपने एक्चुअल पोजीशन को गेन कर लेगी, लेकिन अगर ओ ए से थोड़ा सा और आगे जा रहा है, ये ग्राफ आप देख रहे हो ए से बी पे जा रहा है, ऐसा यहाँ पे ए से बी पे जो जा रहा है ग्राफ, इसमें क्या होगा, इसमें कंडीशंस लगा हुआ है, इसमें आपने स्टेटमेंट में मैंने बोला तो इसमें मे लगा हुआ है कि द बॉडी मे रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशंस when the applied force is removed. जब आप कुछ लोड ज़्यादा दे दोगे, और लोड ज़्यादा दे दोगे उसके बाद अगर आप वायर से लोड को रिमूव करते हो, तो वायर अपने एक्चुअल पोजीशन में हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना भी आए। अगर नहीं आया तो वो प्लास्टिक प्रॉपर्टी में चला जाएगा, और अगर आ गया वापस तो आपकी किस्मत और इलास्टिक लिमिट में आ जाएगा वो, जिससे कि बॉडी अपनी एक्चुअल पोजीशन को गेन कर लेगा। ठीक है, तो ए से बी बड़ा ही क्रूशियल स्टेज होता है इलास्टिसिटी का। ठीक है, तो दूसरे पॉइंट्स को आप समझ गए हो, इसको भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सेकेंड पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, द बॉडी में रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशंस व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव। जिस तरह से था उसी तरह से मैंने उसको मेंशन कर दिया। उसी तरह से अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात कर लूँ, तो थर्ड पॉइंट आपके पास क्या होगा वो भी मैं बता देता हूँ। थर्ड पॉइंट यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, द रीजन द सॉलिड बिहेव्स लाइक एन इलास्टिक बॉडी, द सॉलिड बिहेव्स लाइक एन इलास्टिक बॉडी। यहाँ तक के रीजन पे जो भी सॉलिड बॉडी है, जो भी
भी आप ले रहे हो, जो वायर ले रहे हो, चाहे वो स्टील की ले रहे हो चाहे एल्यूमिनियम की ले रहे हो, ये जो रीजन है यहाँ तक सॉलिड जो है वो इलास्टिक बॉडी इलास्टिक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। लेकिन इसके बाद देखो आप, इसके ठीक बाद देखते हैं फोर्थ पॉइंट को मैं देखा, फ्रॉम रीजन ए टू बी, फ्रॉम रीजन A to B, the stress and strain are not proportional. वो तो ग्राफ में आपने देखा ही, मैं यहाँ पे फिर भी दिखा रहा हूँ, आपको पहले लिख देता हूँ, the stress and strain are not proportional. प्रोपोर्शनल नहीं है तो इससे साफ तो ये बात तो क्लियर हो जाती है ना कि इलास्टिक प्रॉपर्टी इसमें होगी नहीं, ठीक है। और प्रोपोर्शनल नहीं है तो इसका मतलब ये बात भी हो गई कि here too the solid may regain its original shape once the force is removed, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो और ग्राफ भी देख सकते हो। ग्राफ में देखा जाए, जो ग्राफ मैंने वहाँ पे दिखाया था कर्व ग्राफ था, है ना, आपने देखा भी था। ये एक देखो ग्राफ यहाँ पे दिख रहा है, ए से बी वाली ग्राफ जो है यहाँ पे कर्व आ गया है, और कर्व के कारण यहाँ पे ये में लगा हुआ है, कोई यहाँ पे कंडीशंस लग जाती है। देखो ये जो पॉइंट बी है आपका कर्व में, पॉइंट बी, इसको आप क्या बोलते हो, ये यील्ड लिमिट है या फिर इसको इलास्टिक लिमिट, इसी को बोलते हो आप। तो पॉइंट बी जो है कर्व में, उसी को आप यील्ड पॉइंट बोलते हो या इलास्टिक लिमिट बोलते हो इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, राइट। बिल्कुल छोटा सा पॉइंट था ये पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट आपने कंप्लीट कर दिया कि पॉइंट बी इन द कर्व इज नोन एज यील्ड पॉइंट बोलो या फिर इलास्टिक लिमिट बोल दो। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जहाँ पे आप यील्ड पॉइंट पे पहुँच रहे हो, जैसे ये बी पॉइंट है आपका यील्ड पॉइंट है, तो इसके बारे में आप यही कहोगे कि corresponding stress applied to the object is known as yield strength of the material. यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया, ये stress applied to the object is known as yield strength, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आपसे yield strength के बारे में पूछा जाएगा। थोड़ा सा भी अगर आपने लोड और बढ़ा दिया, है ना, जो वायर आपने जो एक्सपेरिमेंट के लिए ले रखा है उस पर थोड़ा सा भी और लोड बढ़ा दिया, तो बी के बाद ये रैंडमली इंक्रीज करेगा और डी तक पहुंच जाएगा। मतलब स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होगा, जबकि आपने स्ट्रेस कम दिया है, स्मॉल स्ट्रेस के कारण बहुत बड़ा स्ट्रेन होगा, और ये जो आ जाएगा ये प्लास्टिक बिहेवियर के अंदर आ जाता है। तो अब आपके पास स्टेटमेंट देने के लिए ये रहेगा कि आप ये बोल सकते हो यहाँ पे स्टेटमेंट में, देखिए, इफ़ द लोड इंक्रीजेस फर्दर द स्ट्रेस डेवलप्ड, स्ट्रेस बेशक छोटा होगा, ये बात भी मैं आपको बता दूँ, exceeds the yield strength and the strain increases rapidly even if it is a small change in the stress. लोड काफ़ी छोटा होगा, लोड मतलब आप वेट जो उसमें डाल रहे हो ना, हैंग कर रहे हो वेट, वो काफ़ी छोटा होगा, उसके बावजूद ये रैपिडली इंक्रीज कर जाएगी, स्ट्रेस काफ़ी बड़ी हो जाएगी, स्ट्रेन काफ़ी बड़ी हो जाएगी आफ्टर अप्लाइंग द स्मॉल स्ट्रेस, राइट। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, व्हेन द लोड, अब जो आपने लोड दिया था पहले उसको अगर आप रिमूव कर लेते हो, तो व्हेन द लोड इज रिमूव्ड एट सम पॉइंट सी, एट सम पॉइंट, कौन से पॉइंट पे, सी पॉइंट तक के लिए, बिटवीन बी एंड डी, बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में एक पॉइंट आपका सी है, ग्राफ में आप देखोगे, द बॉडी डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। बॉडी यहाँ पे क्या होगा, बॉडी डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। अब बॉडी पे अपने ओरिजिनल पोजीशन में आएगी नहीं अब, ठीक है ना।
9th पॉइंट को भी अगर आप देखना चाहो, इस तरह के केस में स्ट्रेस जब ज़ीरो हो जाएगा लेकिन स्ट्रेन ज़ीरो नहीं होगा। कभी कभी आपसे इस तरह का एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि किस तरह के केस में होगा। तो इन सच अ केस, जैसा ऊपर मैंने स्टेटमेंट लिखा दिया है, उस तरह के केस में यहाँ पे क्या होगा, इवन व्हेन स्ट्रेस इज ज़ीरो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपने लोड कुछ अप्लाई नहीं भी किया इसके बाद, इवन व्हेन, है ना, स्ट्रेस इज ज़ीरो, द स्ट्रेन इज नॉट ज़ीरो, स्ट्रेन तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, देन द स्ट्रेन इज नॉट ज़ीरो। अब कभी कभी आपसे ये डायरेक्ट कोई पूछ ले आपसे एक्सपेरिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि ऐसा कौन सा केस है भाई जिसमें स्ट्रेस ज़ीरो है लेकिन स्ट्रेन ज़ीरो नहीं है, तो आप कहोगे यार स्ट्रेस नहीं लगेगा तो स्ट्रेन कहाँ से होगा। लेकिन ये कंडीशंस आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट दे। तो अगला पॉइंट मैं यहीं पे मेंशन किया, द मटेरियल इज सेड टू हैव परमानेंट सेट एंड द डिफॉर्मेशन इज नोन एज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। यहाँ पे डायग्राम में जो प्लास्टिक बिहेवियर मैंने मेंशन किया है, एक्चुअल में यहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो चुका है। अब ये वापस अपने स्ट्रेस स्ट्रेन मतलब इलास्टिक प्रॉपर्टी पे आएगा ही नहीं कभी वापस। पॉइंट डी आपका क्या है, तो पॉइंट डी को आप क्या बोलोगे, तो देखिए पॉइंट डी जो है ना, इसके लिए आप कह सकते हो कि ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है। क्या ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इसको मैं मेंशन भी कर देता हूँ अपने स्टेटमेंट में, ये पॉइंट डी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा। और उसके बाद ग्राफ जो है इस पॉइंट के बाद बियॉन्ड दिस पॉइंट, है ना, एडिशनल स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेन का जो कर्व होगा ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये अब डाउन जा रहा है, मतलब स्ट्रेस कम हो रही है क्योंकि इतना लोड अब ये लेगा नहीं। स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अगर आप छोटा सा भी फोर्स यहाँ पे लगाते हो तो अब ये इसके बाद फ्रैक्चर पॉइंट पे इसको पहुँचना इसका तय है। और यहाँ फ्रैक्चर पॉइंट मतलब वायर टूट जाएगी, राइट। बस इतनी सी ही बात है, ये 2 पॉइंट और आप मेंशन कर दोगे और आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा।